अडानी ग्रुप पर अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। अडानी ग्रुप पर इन आरोपों पर देश का सियासी पारा इस वक्त नवंबर की आती हुई सर्दी में काफी गर्मा गया है। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में अडानी पर लगे लंबे आरोपों और देश में मची सियासी हलचल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। फिर आखिर कैसे मुश्किल में फंस गए हैं अडानी? क्या है 2029 करोड़ की रिश्वत देने का मामला? आप ये रिपोर्ट देखिए। अडानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। ये तस्वीरें अडानी के खिलाफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली जाती है और राहुल को अडानी को घेरने का मौका मिल गया। ये बात तो तंज के तौर पर राहुल गांधी ने कही, लेकिन अडानी पर फिर आर पार हो गया। सियासी तकरार का नया राउंड शुरू हो गया। पूरी खबर समझिए। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट ने अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी पे अरबों रुपए के भ्रष्टाचार और रिश्वत का आरोप लगाया है। आरोप है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडानी ने भारत में सरकार के अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी। आरोप यह भी है कि अडानी समूह ने अमेरिकी इन्वेस्टर से झूठ बोला और उनसे सच छुपाया। खैर, इस मामले में अडानी ग्रुप का बयान भी सामने आया है। अडानी ग्रुप के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग के सभी आरोप बेबुनियाद हैं और हम हर जरूरी कानूनी कदम उठाएंगे। इन सबके बीच अडानी ग्रुप ने अमेरिकी निवेशकों के साथ 5066 करोड़ की बॉन्ड डील रद्द कर दी है। लेकिन इन आरोपों के साथ अडानी फिर चर्चा में आ गए हैं। उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और इस मुद्दे की सच्चाई सबके सामने आएगी। और दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है शास्त्री नगर में। आपको तस्वीरें सीधे दिखाते हैं कि किस तरीके से, देखिए, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर हाथों में तस्वीरें, पोस्टर्स लेकर अपनी मांगों को लेकर यहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। शास्त्री भवन के सामने पुलिस ने इनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और इसी को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरीके से हमलावर मोड में है, बीजेपी पर सवाल उठा रही है। तस्वीरें आपके सामने। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का दिल्ली में प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर हाथों में पोस्टर्स लेकर, अब क्योंकि कांग्रेस इस मामले में गिरफ्तारी की मांग कर रही है सीधे तौर पर, और अमेरिका में लगे, देखिए, आरोप पर देश में वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। राहुल अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेर रहे हैं। और देखिए, इस पूरे मामले पर वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही है और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का और कांग्रेस का तो काम ही है झूठ बोलना। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। ये अडानी फोबिया से ग्रसित है। प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी ने भारत को शर्मसार किया है। उनके ऊपर एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच अनिवार्य है। रैलियों से लेकर हर इंटरव्यू में अडानी को घेरने वाले राहुल गांधी ने अडानी को घेरने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीछे एलईडी पर अडानी की बड़ी सी फोटो लगाई गई। राहुल गांधी ने अडानी को पहले अपने सवालों से घेरा और फिर अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर दी। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को शीतकालीन सत्र से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। सबके निशाने पर अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी हैं। पूरा देश अचंभित है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी के और भाजपा के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं, सारे सबूत है, सारे साक्ष्य हैं, उसके बावजूद अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा अडानी का यहाँ अब आया है। विपक्ष की घेराबंदी के खिलाफ मोर्चा खोलने में बीजेपी ने भी देर नहीं की। बीजेपी के पलटवार से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि किन राज्यों में रिश्वत देने का आरोप अडानी पर लगा है और वहां की तत्कालीन स्थिति क्या थी। वो राज्य हैं ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2021 से फरवरी 2022 का है। यहाँ गौर करने वाली बात है
कि उस दौरान आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार, ओडिशा में बीजेडी की सरकार, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। इन्हीं बातों के साथ बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हों, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। अदानी के नाम पर पहले भी कई बार सियासत हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जिसमें अदानी का नाम न आता हो। अब अमेरिका से अदानी पर आरोप लगे हैं और हिंदुस्तान का सियासी पारा गर्मा गया है। इसके अभी और तीखे होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो महाराष्ट्र में वोटिंग कल खत्म हो गई है। अब इंतजार 23 नवंबर का है, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो साफ होगा कि किसका सितारा चमकेगा और किसका मुरझाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में मतदान का बढ़ना किस तरफ इशारा करता है, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में कल वोटिंग खत्म हुई और अब नतीजों का इंतजार हो रहा है और नतीजों के अनुमान को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कोई कांटे की टक्कर नहीं, बड़ा स्पष्ट और मजबूत बहुमत लेकर महायुति सरकार स्थापित करेगी। 23 तारीख को 10 बजे तक 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। ज्यादातर सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार बनेगी। वोटिंग प्रतिशत करीब 3 से 4% बढ़ा है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होंगे। निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा। वैसे विपक्ष को भी बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत सुकून दे रहा है। लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों ने जमकर वोटिंग की है। लोगों ने इस बार 65% वोटिंग करी है, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और एग्जिट पोल जो भी आपने दिखाया हो, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहता हूँ कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 23 तारीख को आपको दिखेगा 165 से लेकर 175 के बीच में हमारा आंकड़ा होगा। वैसे माना ये जा रहा है कि महिलाओं के वोट बढ़े हैं, जिसकी वजह से 65% का आंकड़ा वोटिंग ने पार किया है। अगर वाकई ऐसा है तो इसे सरकार की लाडली स्कीम का नतीजा मान सकते हैं और इसका फायदा वाकई बीजेपी को मिल सकता है। तो 23 तारीख का इंतजार है, जब ये तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में किसे चुना है, अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। लेकिन इसी बीच देखिए, अभी तो काउंटिंग का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल नागपुर में वोटिंग की और शाम को जब एग्जिट पोल के आंकड़ों में महायुति को बढ़त दिखी तो रात होते होते फडणवीस आरएसएस मुख्यालय पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस नागपुर के आरएसएस के दफ्तर में जब पहुंचे, उस वक्त वहां पे संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी मौजूद थे। फडणवीस करीबन 15 से 20 मिनट मुख्यालय में रहे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा रैलियां की और चुनाव में प्रचार से एजेंडा भी सेट किया। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने फडणवीस के सीएम बनने के भी संकेत दिए थे। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अब जब एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद जताई जा रही है, तो फडणवीस ने फील्डिंग तेज कर दी है। वैसे फडणवीस के अलावा भी कई नेता हैं जो सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। उधर महाविकास अघाड़ी ने भी नतीजों से पहले मीटिंग करके रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि अघाड़ी के नेताओं ने जीत की संभावना वाले निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। और इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ा अपडेट भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एमबीए का कुनबा नतीजे के बाद बढ़ेगा। तो महाविकास अघाड़ी के कुनबे को बढ़ने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब नतीजा सामने होगा तो उसके बाद महाविकास अघाड़ी का कुनबा और बढ़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुनवाते हैं उनका बयान। बिल्कुल होगा, स्वाभाविक, क्योंकि बीजेपी धोखेबाजी करने में उस्ताद है। बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था,
तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाई। तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के और हम बात कर रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी का कुनबा बढ़ भी सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। और आइए अब महाराष्ट्र का ताजा अपडेट जान लेते हैं और इस बयान के मतलब समझने के लिए गणेश ठाकुर को हम फोन करते हैं, हमारे संवाददाता, और उनसे ही समझेंगे कि आखिर इस खबर पर उनके पास जानकारी क्या है। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और गणेश से हम समझते हैं कि गणेश, नाना पटोले एक बड़ा बयान दे रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि आखिर उनका जो कुनबा है वो महाविकास आघाड़ी वो बढ़ेगा नतीजों के बाद। आखिर ये दावा किस आधार पर उनका? जी देखिए, कहीं ना कहीं दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं और एक भूमिका दिखाते हुए जो छोटे पक्ष हैं, क्योंकि ये दिख रहा है कि बड़े पार्टियां, उनको जो निर्दलीय हैं या छोटी पार्टियां हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। इसलिए अभी से ही सारी भूमिकाएं सामने लाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही ये कह रहे हैं कि अब छोटे दल उनके साथ जुड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। इसलिए नाना पटोले ने बयान दिया है। महाविकास आघाड़ी की एक बैठक भी चल रही है जिसमें जयंत पाटिल, राउत और कांग्रेस की तरफ से नेता मौजूद हैं और चुनाव नतीजों के बाद किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है कि भाजपा अगर सरकार बनाने के करीब पहुंचती है, थोड़ी पीछे रहती है, तो भाजपा किसी न किसी तरह से कोई लोकल कॉम्पिटिशन करके सबका पास रखेगी, ऐसा लग रहा है। इसलिए आज बैठक हो रही है और ये दावा किया जा रहा है कि छोटे दल उनके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब उनके इस दावे में कितना दम है इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया गणेश इस तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। बात हम क्योंकि 23 तारीख की कर रहे हैं, इंतजार उसका है, तो झारखंड को भी उसी का इंतजार है, क्योंकि चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी, दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। झारखंड में भी चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब हर कोई सीट वाइज गुणा गणित लगाने में जुटा है। एग्जिट पोल का आंकड़ा बटा हुआ है। कोई कह रहा है एनडीए की जीत होगी, तो कोई महागठबंधन को रिपीट करने की भविष्यवाणी कर रहा है। और यही वजह है कि दावे दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के हो रहे हैं। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, झारखंड की जनता ने, शानदार बहुमत आएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि उनका माटी बेटी रोटी वाला नारा चल गया है और हेमंत सोरेन की विदाई हो रही है, लेकिन जेएमएम का दावा है कि सरकार तो उनकी ही बन रही है। इंटरनल सर्वे जो है वो सभी मिलाकर हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है, हम 55 सीट के आसपास चुनाव जीत रहे हैं। दावे दोनों के हैं, लेकिन बीजेपी खुद को ज्यादा मजबूत दावेदार मान रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि वो सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन सरकार उनकी बनने जा रही है। मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में आराम से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन आएगी। झारखंड में भी गिनती परसों यानी 23 तारीख को होगी। 2 चरणों में यहाँ वोट डाले गए हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन इसमें आधे से ज्यादा बाहरी उम्मीदवार। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पहला दांव चलते हुए पहली लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक में इन उम्मीदवारों पर मोहर लगी। सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए। छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर, किरारी से अनिल झा, विश्वासनगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान, घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला से सोमेश शौकीन आपके उम्मीदवार होंगे। पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने हैट्रिक लगाने के लिए पहला दांव चल दिया है। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए हैं, जिसमें छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर और किराड़ी विधानसभा से अनिल झा ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। फिलहाल बाहर से आए हुए उम्मीदवारों को पहले टिकट देकर आम आदमी पार्टी अभी से विरोधी सुरों को शांत करने की कोशिश कर रही है। पहली लिस्ट जारी करते हुए आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, वो सुनिए। कैंडिडेट की घोषणा के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के महासमर को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज से कमर कस ली है। आगामी दिनों में जल्दी पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक महाअभियान चलाने की शुरुआत करेगी।
बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है और इससे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। और पिथौरागढ़ में सेना की भर्ती के लिए हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हो गए। नतीजा ये हुआ कि हालात बेकाबू हो गए। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। सेना की भर्ती में 20,000 से ज्यादा युवा जुट गए। नतीजा हुआ कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी और जब भीड़ को काबू करने की नौबत आई तो लाठीचार्ज कर दिया। हुआ ये कि कल भीड़ ज्यादा होने के बाद अभ्यर्थी गेट तोड़कर भर्ती स्थल पर पहुंच गया और अफरा तफरी मच गई। लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, कुछ लोग गिर गए। 2 घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। बाद में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने रोड पर गाड़ियों की बैरिकेडिंग कर दी। स्थिति को तो काबू कर लिया गया, लेकिन वीडियो वायरल हो गया। घटना के बाद पिथौरागढ़ के देवकटिया मैदान में चारों तरफ अभ्यर्थियों के जूते, चप्पल और कपड़े अव्यवस्था की गवाही दे रहे थे। 117 पदों के लिए भर्ती होनी थी और 20,000 लोग पहुंच गए। और अभिनेता शाहरुख खान को जिस शख्स ने जान से मारने की धमकी दी, फिरौती मांगी, उस शख्स के इरादे बेहद खतरनाक थे। पुलिस पड़ताल में ये सामने आया है कि उसने आर्यन खान के बारे में भी खूब जानकारियां इकट्ठी की हुई थी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाले के निशाने पर सिर्फ शाहरुख ही नहीं बल्कि उनके बेटे आर्यन खान भी थे। ये चौंकाने वाला खुलासा आरोपी से पुलिस की पूछताछ में हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रायपुर से गिरफ्तार आरोपी वकील फैजान खान ने शाहरुख खान की सुरक्षा में तैनात जवानों और बेटे आर्यन खान के बारे में ऑनलाइन सर्च करके कई जानकारियां हासिल की थी। आरोपी के मोबाइल की इंटरनेट हिस्ट्री से इसका खुलासा हुआ है। आरोपी ने आर्यन खान के बारे में इंटरनेट पर कई जानकारियां हासिल की थी। बांद्रा पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि शाहरुख को धमकी देने के लिए आरोपी ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया था वो धमकी देने के करीब 1 हफ्ते पहले यानी 30 अक्टूबर को ही खरीदा गया था। आरोपी फैजान मोबाइल में पुराना सिम कार्ड लगाकर इस्तेमाल कर रहा था। उसने 2 नवंबर को मोबाइल चोरी होने की शिकायत तो दर्ज करा दी, लेकिन मोबाइल नंबर को बंद नहीं करवाया। पुलिस को शक है कि वारदात में इस्तेमाल मोबाइल को आरोपी ने ही कहीं छिपाया है। तफ्तीश में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने धमकी देने से पहले ही पूरा प्लान तैयार कर लिया था। हालांकि बार बार बयान बदलने की वजह से पुलिस की जांच अभी तक किसी खास मुकाम पर नहीं पहुंची है। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। सिविल कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर की रात में एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने मस्जिद का सर्वे किया। सवाल है कि क्या मंदिर की जगह मस्जिद बनी हुई है? इसका जवाब ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मैं खड़ा तो हूं भैया, जाओ सब लोग पीछे हटो। सिविल कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है। कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। करीब 400-500 साल पुराना वो है ये हमारा इमारत इबादत। एक बार हो गया तो दोबारा आने का क्या है? या तो माहौल खराब करने की कोशिश चल रही है ना। ये संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है। कोई अगर ये कहे कि मंदिर है ये वो है तो उसकी गलतफहमी है, उसके अंदर ज्ञान कम है। वो पहले पढ़ गया किसी आश्रम से, सही वाले। प्रण किया हुआ है कि जितने हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उन एक एक को वापस लेना है। क्या संभल की शाही जामा मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी? क्या इस मस्जिद के नीचे और ऊपर मंदिर के अवशेष हैं? ये ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है।
दोनों पक्ष के अपने दावे हैं, अपना इतिहास और अपने दस्तावेज हैं, और उसी के आधार पर मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है तो हिंदू पक्ष भी सर्वे कराकर सच सामने लाने की कोशिश में जुटा है। दोनों पक्षों का सच क्या है उसे जानने से पहले एडवोकेट सर्वे के बाद वहां की ताजा स्थिति को समझना जरूरी है। इस वक्त हम लोग संभल की उसी जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर मौजूद दिख जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर आपको मुस्तैद लगातार दिखाई देंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद के ये अंदर की तस्वीरें हैं और बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। 19 नवंबर की रात में यहाँ सर्वे करने एडवोकेट कमिश्नर की टीम आई थी। करीब 2 घंटे के सर्वे के बाद अधिकारी लौट गए, लेकिन रात तक वहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। पूरी शाही जामा मस्जिद संभल का उन्होंने सर्वे किया है और हमने उसमें उनका सहयोग किया है। हम भी साथ थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। अगर ये मस्जिद है तो मंदिर होने के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। संभल कल्की जी का मंदिर था और इसलिए था कि कलयुग में कल्की जी यहाँ उतार लेंगे, और नाम है हरिहर मंदिर। हरिहर मतलब भगवान भोलेनाथ और विष्णु, हरिहर दोनों का है, ज्वाइंट। तो इसके एविडेंसेज हैं, पुराणों में है, जो वहाँ मंदिर पुरानी बनी थी उसमें है। हिंदू पक्ष 2 आधार पर इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा कर रहा है। पहला आधार मस्जिद के पिलर, गुंबद और शिलालेख, और दूसरा आधार 1874-75 और 1875-76 में आई एएसआई की रिपोर्ट को बनाया है। शाही जामा मस्जिद के अगर इतिहास की अगर हम लोग बात करें, अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे कि ये शाही जामा मस्जिद कई सारे पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। जैसे ये सामने एक पिलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो हिंदू पक्ष का दावा है वो दावा ये है कि इन पिलर्स पे, ये जो मीनार नुमा पूरा पिलर है, यहाँ पर जो ऊपर तरफ आपको छत्ता दिखाई देगा, उनका ये दावा है कि ये छत्ता हिंदू मंदिरों में या फिर हिंदू महलों में होता है। और उसके अलावा जब आप ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे यहाँ पर गुंबद के, तो ऊपर आपको यहाँ पर कलश के निशान और उसके अलावा नारियल का निशान दिखाई देगा, जो कि इतिहासकारों की माने चाहे हिंदू पक्ष की माने, तो ये सभी, और इसके अलावा तीर का निशान, ये सभी हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल साफ था, वो आज भी दिख रहा है कि एक मंदिर को तोड़कर उसके ढांचे पर बनाया गया। बाबर ने आकर इसको तोड़ा था, तभी इसका नाम बाबरी मस्जिद आमतौर पर कहा जाता है। एक अयोध्या की थी, इसको तोड़ बनाया तो इसको भी नाम बाबरी मस्जिद था। आज भी मुस्लिम का शिलालेख वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि ये जो है हिंदू बेग ने, जो उनका सिपह सालार था बाबर का, मंदिर तोड़ के बनाया था। यानी हिंदू पक्ष का मानना है कि मस्जिद के ऊपर के ये गुंबद, छतरी और ये शिलालेख उनके दावे को मजबूत करते हैं, और उनके मुताबिक एएसआई की ये रिपोर्ट भी बताती है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई की ये रिपोर्ट 150 साल पुरानी है, जिसका नाम है टूर्स इन द सेंट्रल डोआब एंड गोरखपुर 1874, 1875 एंड 1875, 1876। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना था कि जिस वक्त उनकी टीम 1874-75 में यहाँ पर पहुंची थी, उस वक्त मस्जिद के जो पिलर्स थे उनका प्लास्टर उखड़ा हुआ था, और उस उखड़े हुए प्लास्टर में उन्हें हिंदू मंदिरों के जो पिलर्स थे वो दिखाई दिए थे। ये अकाट सत्य है, अप्रूव है। और इसका जो सबसे बड़ी बात है कि 1920 में एक एएसआई ने नोटिफिकेशन किया था, उस समय जो एक्ट था उसके तहत, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904, जिसका था, जिसको एएसआई मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया था। और बाद में इसको इंडिपेंडेंस के बाद 51 में इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। तारीफ इसकी इसके बावजूद कि एएसआई का डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर एएसआई का कब्जा नहीं है, और एएसआई को वहाँ से
इन मुस्लिम से भगा दिया। दावा किया जाता है कि इन सभी गुंबदों को राजा पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सफेद रंग के प्लास्टर से चुने हुए मस्जिद के बाहर और अंदर के खंभों के प्लास्टर के पीछे असल हिंदू मंदिर के खंभे छिपे हैं, जिसे प्लास्टर से ढका गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा दावा किया गया था, वो सबसे बड़ा दावा मस्जिद में मौजूद शिलालेख को लेकर किया गया था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है कि इस मस्जिद को कब बनवाया, किसने बनवाया। इसमें नाम दिया हुआ है मीर हिंदू बेग, और ऐसा दावा किया है कि मस्जिद में जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि मीर हिंदू बेग नाम के एक व्यक्ति ने इस मस्जिद को मंदिर से कन्वर्ट करवाया गया था। ढेर सारे ऐसी चीज़ें हमको वहाँ मिलती हैं। वहाँ पे बहुत सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह, भाई मैं कई बार कहता हूँ कि घंटा, कलश, स्वस्तिक, अगर ये चिन्ह किसी स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं तो वो मस्जिद हो सकता है क्या? आप देखो ना, सरके सुल्तानों ने अटाला देवी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, नाम तक नहीं बदला। कहीं ज्ञानवापी मस्जिद आज तक कहा जाता है, ज्ञानवापी नाम का कोई मस्जिद हो सकता है क्या? लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों की अपनी दलील है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, तो शाही जामा मस्जिद के अधिवक्ता यहां मंदिर होने से ही इनकार कर रहे हैं। हमारी ये कार्रवाई ये है कि हम उसको देख रहे हैं, उसको दावे को देखेंगे पूरी तरीके से। हमारी बुखला साहिबान की टीम उसको देखेगी, उसके बाद इंशाल्लाह पुरजोर तरीके से हम इसकी मुखालफत करेंगे। और हम चूंकि पूर्व में भी पहले भी इसमें मुकदमे जीत चुके हैं और इंशाल्लाह ये मुकदमा भी जीत लेंगे। कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाल्लाह कल भी। अब सबकी नजर एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर है। वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर आगे की कार्यवाही होगी। एबीपी न्यूज के लिए यूपी के संभल से शिवांक मिश्रा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एक्सिस का एग्जिट पोल सामने आ गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा था, और एक्सिस का जो एग्जिट पोल है वो रीजन वाइज जारी किया गया है, जिसमें मराठवाड़ा की जो 40 सीटें हैं उनका एग्जिट पोल कुछ इस तरीके से है कि महायुति को उसमें से 30 सीटें मिलती दिख रही हैं, एमवीए को 15 सीटें मिलने का अनुमान जारी किया गया है। और इसी के साथ उत्तर महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल है एक्सिस के मुताबिक 47 सीटों का एग्जिट पोल सामने, महायुति को 38 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 7 सीटों का अनुमान। तो महाराष्ट्र का एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी प्लस को 30 और कांग्रेस प्लस को 15 सीटें मिलने का अनुमान, और एक अन्य के खाते में जा सकती है। तो ये आपके सामने मराठवाड़ा रीजन का जो एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 46 सीटों का ये जो पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया, उसमें सबसे ज्यादा यानी कि बीजेपी प्लस को 30 सीटें मराठवाड़ा में मिलती दिखाई दे रही है। और उत्तर महाराष्ट्र की बात भी कर लेते हैं। उत्तर महाराष्ट्र की 47 सीटों का एग्जिट पोल भी है आपके सामने। महायुति को 38 सीटें मिलने का अनुमान है और महाविकास अघाड़ी को 7 सीटें यहां मिल सकती हैं। तो उत्तर महाराष्ट्र की 47 सीटों का एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक, जिनमें से 38 सीटें महायुति को मिलती दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, रीजन वाइज किया है अलग अलग, जिसमें उत्तर महाराष्ट्र की तस्वीर 47 सीटें हैं, इसमें से 7 कांग्रेस प्लस को और 38 सीटें बीजेपी प्लस को जा सकती हैं। यहां पर 2 अन्य के खाते में जाने का अनुमान किया गया, यहां पर लगाया गया है। अब आगे बढ़ते हुए अगला जो रीजन है वो है कोंकण रीजन। 39 सीटें हैं कोंकण रीजन की, जिसका एग्जिट पोल महायुति को 24 सीटें इन 39 सीटों में से मिलने का अनुमान, और महाविकास अघाड़ी को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। कोंकण और ठाणे का आपको ये हम एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक दिखा रहे हैं, 2 अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिलहाल 39 सीटें कोंकण और ठाणे रीजन की, जिसमें से 24 सीटें बीजेपी प्लस को, कांग्रेस प्लस को 13 सीटें मिल सकती हैं। अब अगला रीजन है पश्चिम महाराष्ट्र, जहां पर आती हैं 58 सीटें, और इसका एग्जिट पोल महायुति को 36 सीटें मिल सकती हैं इन 58 सीटों में से, और महाविकास अघाड़ी 21 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ये अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में लगाया गया और एक अन्य के खाते में भी जा सकती है। तो पश्चिम महाराष्ट्र की 58 सीटों में सबसे ज्यादा 36 सीटें बीजेपी प्लस को मिलती हुई और कांग्रेस प्लस को 21 सीटें मिल सकती हैं। अब मुंबई रीजन की 36 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने रख देते हैं एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक, जहां पर 22 सीटें महायुति को मिलने का अनुमान जताया गया है, एमवीए को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। ये देखिए मुंबई रीजन की 36 सीटें हैं, 22 सीटें बीजेपी प्लस और 14 सीटों पर कांग्रेस प्लस जीत दर्ज कर सकती है।
और देखिए बड़ी खबर इस वक्त ये है कि इन 5 रीजन में, अभी विदर्भ का आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन उससे पहले 5 रीजन जो हमने आपको दिखा दिए, इसमें महायुति 150 पर पहुंच गया है। 5 रीजन में महाविकास अघाड़ी को 70 सीटों का अनुमान, लेकिन 150 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा महायुति छूता दिखाई दे रहा है। और अभी सिर्फ 5 रीजन हुए हैं, विदर्भ का आंकड़ा भी सामने रखना आपके बाकी है। तो एक्सिस का एग्जिट पोल महाराष्ट्र में जो इस वक्त आपके सामने हमने रख दिया है, और इन रीजन में महायुति 150 को पार करती हुई साफ दिखाई दे रही है।